नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है आज की क्लास में। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और निरंतर रूप से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम लोग जारी रखेंगे अपनी जो हम पढ़ाई कर रहे थे इतिहास विषय को लेकर के। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में हम मुख्यतः रूप से भारतीय इतिहास में हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे थे। आधुनिक भारत के क्रम में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे? अंग्रेज़ों का भारत में आगमन। अंग्रेज़ों का भारत में आगमन के समय में हमने टॉमस रॉय स्मिथ तक बात कर ली थी। अब टॉमस रॉय स्मिथ से आगे की हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें उस समय को लेकर के, जैसे कि आपने ये सब नोट करते चलना है, ठीक है? क्या क्या कि 1632 ईस्वी में एक गोलकुंडा नाम की जगह है। गोलकुंडा, ये गोलकुंडा नामक जो स्थान है, यहाँ का एक सुल्तान था। इस सुल्तान का नाम क्या था? इस सुल्तान का नाम था आपका अब्दुल कुतुब शाह, या इसी को अब्दुल्ला कुतुब शाह भी कहते हैं। क्या नाम था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह इसका नाम था। इस अब्दुल्ला कुतुब शाह ने क्या करा? 1632 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 1632 ईस्वी में इस गोलकुंडा के सुल्तान जो अब्दुल्ला कुतुब शाह था, इसने 500 पैगोड़े पे, कितने पे? 500 पैगोड़े पे, 500 पैगोड़े पर, 500 पैगोड़े पर अंग्रेजों को, 500 पैगोड़े पर इसने अंग्रेजों को गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह हैं उनको दे दिया। ऑल या समस्त। दोबारा से देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा नामक स्थान का जो सुल्तान था, जिसका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह, इस अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 500 रुपये या 500 पैगोड़े जिसे कहेंगे, और ईयरली मतलब सालाना 500 पैगोड़े के भुगतान पर गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह थे, बंदरगाह मैंने आपको बताया था जिसे आप डॉकयार्ड भी कहते हैं, इन सभी को उसने अंग्रेजों को दे दिया था, या अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह थे वो 500 रुपये पैगोड़े पर इस गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को दे दिया था। और यही जो फरमान है, यही जो एक तरह से आप देख रहे हैं कि पावर एक तरह से उनको दे दी गई है, इसी बात को अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सुनहरा फरमान। अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान। तो मतलब एक गोलकुंडा नाम की जगह है, वहाँ जितने भी बंदरगाह होंगे उन सब पर 500 रुपये पैगोड़े के हिसाब से, 500 रुपये पैगोड़े सालाना के हिसाब से अब अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए परमिशन दे दी गई है। बंदरगाह मैंने आपको बताया था, जहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये जो आपके जहाज होते हैं पानी के, ये सारे यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो अब यहाँ से इनको अगर ट्रेड करने के लिए किसी स्टॉप पे जाना है तो उस स्टॉप को क्या कहते हैं? बंदरगाह। अब उस बंदरगाह की इनको सालाना परमिशन मिल गई है। दैट मीन्स कि ये जितना चाहे व्यापारिक कार्यों के लिए इस बंदरगाह का इस्तेमाल करें, इन्हें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है? बात समझ है? ठीक। आगे और क्या क्या अंग्रेजों के फेवर में चीजें हो रही हैं, हम लाइन बाय लाइन सब समझ रहे हैं। आगे समय बढ़ता है
1639 ईस्वी का। इस 1639 ईस्वी में जो फ्रांसीसी डे था, इसने क्या किया, जो चंद्रगिरी का शासक था, इस फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी शासक, और इस शासक का नाम क्या है, वेंकटदरमला। इस वेंकटदरमला से 1629 ईस्वी में फ्रांसीसी डे ने वेंकटदरमला से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। किस पर ले लिया? पट्टे पर ले लिया। तो आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके अंग्रेजों के हित में क्या क्या चीजें आ रही हैं। जैसा कि आपने इससे पहले यहां पर देखा, जो 1632 में गोलकुंडा का सुल्तान है अब्दुल कुतुब शाह, इसने 500 पैगोडे सालाना पर गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह हैं वो अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए दे दिए हैं। ठीक है। वहीं आपने 1639 ईस्वी में देखा फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी शासक वेंकटदरमला से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। तो अब देख रहे हैं क्षेत्र उनके अधीन आने पे लगे हुए हैं। ठीक है। अब जब इन्होंने वेंकटदरमला से मद्रास को पट्टे पर ले लिया है तो इसी मद्रास में एक इन्होंने क्या बनाया, किला बनाया, एक किला बनाया। इसी मद्रास में बनाया, किला बनाया, मद्रास में किला बनाया। कब बनाया? 1641 ईस्वी में। 1641 ईस्वी में बनाया। और इस किले का नाम क्या था? इस किले का नाम था सेंट फोर्ट जॉर्ज। सेंट फोर्ट जॉर्ज नाम से अंग्रेजों ने प्रथम किला मद्रास में बना दिया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। जहां तक मुझे लगता है बहुत धीरे धीरे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कोई हम यहाँ पर उछल कूद मचा करके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सरल तरीके से बातें समझ में आ रही होंगी और पढ़ने में भी थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स महसूस हो रहा होगा। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना प्रथम किला बना दिया है। परीक्षा में आपसे ये सवाल निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। देखो, मैं आपको कई बार कह रहा हूँ कि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, जितना भी पढ़ा रहा हूँ, सवाल इसी में से आना है, क्योंकि ये पूरा एक निचोड़ है और ये सब चीज़ें आपको किसी एक पर्टिकुलर किताब में नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है। तो आप ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहिए और मैं भी यहाँ पर आपको अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा प्रथम किला बना दिया गया है और इसी किले के बनाने के साथ ध्यान से सुनिएगा, जो फ्रांसीसी डे है, इसी फ्रांसीसी डे नामक व्यक्ति ने मद्रास को पट्टे पर लिया। आपने देखा ना, अभी शुरू में यहाँ पर हमने बताया है ना, वेंकटदरमला से। और सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक इन्होंने 1641 में एक किला स्थापित कर दिया, जो कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम किला है। और इसी किले की वजह से या इन्हीं सब बातों की वजह से फ्रांसीसी डे को क्या कहा जाता है? आधुनिक मद्रास का जनक। क्या कहा जाता है? आधुनिक
मद्रास का जनक, आधुनिक मद्रास का जनक, आधुनिक मद्रास का जनक कहा जाता है, या आधुनिक मद्रास का आप इसे संस्थापक भी कह सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आ गई? उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रही होगी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ रहे हैं। यूरोपियों के आगमन के क्रम में हमने किस किस को पढ़ा? पुर्तगालियों को पढ़ा, डच को पढ़ा, और हम अंग्रेजों को पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों के क्रम में हमने क्या देखा कि एक कंपनी बन चुकी है, वो कंपनी भारत में प्रवेश कर चुकी है, यहाँ के शासकों से ये लोग परमिशन ले रहे हैं, तमाम क्षेत्रों पे ये लोग किसी क्षेत्र को किराए पे ले रहे हैं, किसी को पट्टे पे ले रहे हैं, कहीं अपना किला बना रहे हैं, कहीं कारखाना बना रहे हैं। तो ये सम्मिलित रूप से आप देखिए ना, पूरा भारत का नक्शा कितना बड़ा है, जरा जरा जगहों पर इनके काम होने पर लगे हुए हैं। आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं और क्या क्या इन्होंने इस समय पर हमारे भारत में उपलब्धियाँ हासिल करी हैं। ध्यान से समझिएगा, पूरा खेल जो इन्होंने रचा है यहाँ पर, या किस किस तरीके से इनका यहाँ पर जो शासन अब होने वाला है, उससे पहले का जो भूमिका है, इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर देखो कैसे कैसे करके इनकी शक्तियों में इजाफा हो रहा है। मैं आपको सारी एक क्रम अनुसार बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समय था 1651 ईस्वी का। कब का? 1651 ईस्वी का। इस समय क्या था? एक मुगल बादशाह हुआ करता था। कौन था भाई? एक मुगल बादशाह हुआ करता था। एक मुगल बादशाह हुआ करता था। इस मुगल बादशाह का नाम क्या था? इस मुगल बादशाह का नाम था शाह शुजा। शाह शुजा नामक एक मुगल बादशाह हुआ करता था। इस शाह शुजा के बारे में एक कहानी है कि इसने किसी स्त्री का या किसी महिला का हरण कर रखा था। एक तरह समझ लो इसके पास कोई महिला थी और इस महिला को कुछ गंभीर बीमारी थी। ठीक है? और जो ये महिला थी या जो स्त्री थी जो शाह शुजा के पास थी, इस स्त्री को कोई बीमारी थी और इसको जो बीमारी थी उस बीमारी का इलाज कौन करेगा? उस बीमारी का इलाज करता है एक अंग्रेजी डॉक्टर। कौन करता है इलाज? इलाज करता है एक अंग्रेजी डॉक्टर। एक अंग्रेजी डॉक्टर इसका इलाज करता है। और ये जो अंग्रेजी डॉक्टर इसका इलाज करता है इस स्त्री का, तो ये स्त्री क्या होती है? ठीक हो जाती है। ठीक है भाई, अब ये स्त्री ठीक हो गई तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, शाह शुजा क्या हो गया? खुश हो गया। तो इन डॉक्टर साहब ने इस स्त्री का इलाज करा जो एक तरह से इनके पास थी। किसके पास? मुगल बादशाह शाह शुजा के पास। तो डॉक्टर का नाम तो बनता है ना? नाम जानना तो बनता है। तो डॉक्टर का नाम था बोटन। क्या था? बोटन। बोटन नामक डॉक्टर ने शाह शुजा के पास जो एक स्त्री थी उसका इलाज किया था। अब इलाज जब किया तो इलाज से वो, ट्रीटमेंट से वो स्त्री क्या हो गई? ठीक हो गई, सही हो गई। बात ठीक है भाई, सही हो गई, अच्छी बात है। तो वो खुश हो गया शाह शुजा। अब शाह शुजा जब खुश होता है तो ये क्या करता है? इसी खुशी में ये बेवकूफ़ 3000 रुपये में, कितने में? 3000 रुपये, मात्र 3000 रुपये में शाह शुजा जो करता है, बंगाल जो है, शाह शुजा पूरे बंगाल में व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान कर देता है। किनको? अंग्रेजों को। आ रही बात आपको समझ में? प्रदान। ठीक है, आई बात समझ में? 3000 रुपये ईयरली, मतलब सालाना 3000 रुपये दे दो अंग्रेजों और जाओ बंगाल पे व्यापार करो, मजे से यहाँ पर ट्रेड करो, जितने भी तुम्हें करना है अपना करते रहो व्यापार मजे से। चलो भाई, अब क्या है आप खुद सोचो, कुछ एक लोगों की बेवकूफ़ी से क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं।
तो दोबारा इसको एक बार स्पीड से देखो। 1651 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह शुजा ने एक स्त्री का हरण करा था, जो स्त्री किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थी और इसी बीमारी का इलाज करता है अंग्रेजी डॉक्टर जिसका नाम था बोटन। बोटन जब इसका इलाज कर देता है तो ये महिला या ये स्त्री का उपचार हो जाता है, ये ठीक हो जाती है और इसी से खुश होकर शाह शुजा 3000 रुपये वार्षिक में अंग्रेजों को बंगाल व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देता है। आगे और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो देखिए। 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो अंग्रेज थे, समझ रहे हैं, 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में यहाँ पर जितनी भी व्यापारिक कोठियाँ थी ये सभी किसके अधीन कर दी गई? मद्रास के अधीन कर दी गई, मद्रास अधीन कर दी गई। ठीक है, और आप सभी को मालूम है कि मद्रास पर अब किसका शासन है। घुमा फिरा करके बात वहीं आ रही कि सब कुछ अंग्रेजों के ही पास पहुंच रहा है। आगे चल करके अगर आपको एक और कहानी याद होगी, जब हमने पुर्तगाली लोग पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने आपको 1661 ईस्वी का जिक्र किया था। इस 1661 ईस्वी में क्या हुआ था, देखो एक बात ध्यान रखना, आपको बीच बीच में पुर्तगालियों का नाम बार बार देखने को मिलेगा। आप बोलोगे पुर्तगाली तो हार गए थे, एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में और सबसे आखिरी में पुर्तगाली गए थे भारत से, इवन आज़ादी के भी बाद। समझ रहे हैं? तो वो हम आगे समझेंगे कैसे कैसे करके क्या घटना थी पूरी। फिलहाल के लिए आप केवल इतना याद रखिए कि पुर्तगाली भले ही यहाँ पर अंग्रेजों का शासन हो रहा है, लेकिन अभी भी भारत के किसी एक कोने पे पुर्तगाली लोग हैं। तो मतलब कम शब्दों में इस बात को ऐसे भी कहा जाता है कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे और सबसे आखिरी में पुर्तगाली ही भारत से गए थे। ठीक, तो 1661 में पुर्तगालियों ने क्या करा था, पुर्तगालियों की एक राजकुमारी थी, एक पुर्तगाली राजकुमारी थी, एक थी पुर्तगाली राजकुमारी। इस पुर्तगाली राजकुमारी का नाम क्या था? कैथरीन। क्या था? कैथरीन। कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन। इस कैथरीन का क्या कर दिया जाता है? विवाह, वेड्स। आपको याद आ रहा होगा, मैंने ये पहले भी पढ़ाया था आपको जब हम पुर्तगाल पढ़ रहे थे, पुर्तगालियों के बारे में। तो इस कैथरीन का विवाह करा दिया जाता है किसके साथ? ब्रिटेन के राजकुमार के साथ। किसके साथ? ब्रिटेन राजकुमार के साथ, ब्रिटेन राजकुमार के साथ। और इसका नाम क्या है? चार्ल्स द्वितीय। हिंदी में द्वितीय कहते हैं ना, चार्ल्स मतलब सेकंड। सेम नाम का बंदा रहा होगा ये कोई, इससे पहले एक और चार्ल्स रहा होगा तो उसको सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, चलो, तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो रहा है चार्ल्स द्वितीय, जो कि ब्रिटेन का राजकुमार है। अब विवाह हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ भाई? दहेज। दहेज में क्या दे दिया इन्होंने? किन्होंने? कौन देता है दहेज? लड़की वाले। कैथरीन लोगों ने या जो पुर्तगाली लोग हैं इन्होंने बम्बई वाला क्षेत्र, जो ये बम्बई वाला क्षेत्र था, ये पूरा बम्बई वाला क्षेत्र एक तरह से दहेज में किसको दे दिया है? चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। और इस विवाह के बाद लगभग 7 साल बाद, इस विवाह के 7 साल बाद मतलब 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में क्या हुआ कि केवल 10 पाउंड में इस चार्ल्स द्वितीय जो था, ध्यान से सुनिएगा, इस चार्ल्स द्वितीय ने ये जो बम्बई वाला पूरा क्षेत्र था ये मात्र 10 पाउंड में, मतलब 10 पाउंड वार्षिक, समझ जाइएगा, है ना, ईयरली, सालाना 10 पाउंड में इसने ये पूरा बम्बई वाला क्षेत्र किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। तो आप लोग नोट कर रहे होंगे कि घूम फिर के देखो, यहाँ ये बम्बई भी अब किसके पास चले गया? अंग्रेजों के पास चले गया। इससे पहले मद्रास वाला क्षेत्र भी उन्होंने पट्टे पे ले लिया, वो भी अंग्रेजों के पास चले गया। उससे पहले हमने यहाँ देखा बंगाल वाला क्षेत्र जो इलाज करा, वो मात्र 3000 रुपये एक तरह से ईयरली पर यहाँ पर उसको दे दिया गया अंग्रेजों को। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्या है? अंग्रेजों के पास जाने पे लगी हुई है। आई बात समझ में? ठीक है,
और क्या क्या चीजें। इसी चार्ल्स द्वितीय ने 1661 ईस्वी में आगे क्या करा, इस चार्ल्स द्वितीय ने आगे चल के 1661 ईस्वी में एक नया फरमान जारी करा, एक नया फरमान जारी करा। फरमान समझ लो, एक तरह से आदेश समझ लो, एक नियम समझ लो, कानून समझ लो। क्या करा गया कि जो ये कंपनी थी जिसे आप कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से, जिसको हमने लंबा चौड़ा नाम दिया था अभी, है ना, इस कंपनी को क्या हुआ, सिक्के जारी करने का भी अनुमति मिल गया। मतलब अभी अब अपनी मुद्रा बना सकते हैं, सिक्के जारी करने की परमिशन, ठीक है, ये प्रोवाइड हो गई पहली बात। दूसरी बात, यहां पर किला बनाने की भी परमिशन प्रोवाइड हो गई इसको, जो कि चार्ल्स द्वितीय के द्वारा, यहां लिख देता हूं, चार्ल्स द्वितीय के द्वारा ही ये फरमान में ये सब जो ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनी जिसे हम बोलते हैं, इसमें ये सब परमिशन इसको दे दी गई। साथ ही साथ ट्रीटी या जिसे हम संधि कह सकते हैं, संधियां करने की भी यहाँ पर इसको अनुमति प्रदान कर दी गई। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, चार्ल्स द्वितीय के द्वारा, जो कि उसने 1661 में एक फरमान जारी किया था उसके तहत। ठीक है, बात समझ में आई। अब थोड़ा सा और आगे समय बढ़ाते हैं। आगे कौन सा समय आएगा, 1669 ईस्वी से लेकर के 1677 ईस्वी तक। इस समय पर क्या घटना हुई कि जो बंबई वाला क्षेत्र था, यहां पर, ठीक है, यहां पर एक गवर्नर रहा था जिसका नाम क्या था, गोराल्ड ओंगियार। गोराल्ड ओंगियार नामक यहां पर गवर्नर रहा। अब इसको आपने देख लिया कि गोराल्ड ओंगियार नाम का एक गवर्नर है, और कहाँ का है ये, इसी बंबई का, जो चार्ल्स द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों को दे दिया गया है। इस गवर्नर ने, गोराल्ड ओंगियार ने क्या काम किया बंबई में, उस पे जरा ध्यान दीजिए। इसने बंबई में क्या करा, एक गोदी बनाई, एक गोदी बनाई। अब आप बोलेंगे गोदी का मतलब क्या हुआ, गोदी बस वही है, क्या है, बंदरगाह, जिसे हम लोग डॉक यार्ड भी कह सकते हैं। तो एक गोदी बनाई इसने, बंदरगाह की स्थापना की, ठीक है, और यहां पर इसने टकसाल की स्थापना भी करी। एक गोदी बनाई और एक टकसाल की स्थापना करी, किसने, गोराल्ड ओंगियार ने। आई बात समझ में। गोराल्ड ओंगियार 1669 से 1677 बंबई में रहा बतौर गवर्नर, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक। तो यहां पर इसने टकसाल की स्थापना करी। साथ ही साथ इसने यहां पर बंबई के किले की, बंबई किले की किलेबंदी करी, किलेबंदी करी। मतलब एक तरह से समझ लो किला है, उसकी किलेबंदी मतलब मरम्मत का कार्य उसके आगे, और फेंसिंग वेंसिंग, दिवाले विवाले, इस तरह से समझ लो कुछ, ठीक है। इस तरह का कार्य करा इसने, बंबई की किलेबंदी भी इसी ने करी, ठीक है। तो ये सब काम ये करता जा रहा है। तो इन सभी कारणों की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से इसको क्या कहा गया, आधुनिक, क्या आधुनिक, कौन सा आधुनिक बताओ, आधुनिक बंबई, आधुनिक बंबई का संस्थापक या जनक, आधुनिक बंबई का संस्थापक, आधुनिक बंबई का संस्थापक या जनक कहा गया इसको। क्लियर इतनी बात। अब यहां पर तक आप लोग ये बात तो समझ ही चुके होंगे कि अंग्रेज जो हैं ये धीरे धीरे इनकी शक्ति में इजाफा होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन इनकी शक्तियां जो हैं बढ़ती जा रही हैं, और अंग्रेजों का भारत के अनेक अनेक क्षेत्रों पर किसी न किसी तरीके से अधिकार स्थापित होता जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात आप सभी को।
आपने देखा किस किस तरीके से ये लोग तमाम अलग अलग लोकेशंस पे भारत की एक तरह से आने लग गए हैं। अब आगे चल कर के क्या होता है कि जब यहाँ पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनी का इतना वर्चस्व चल रहा है, तो इस ही कारण से जो बाकी लोग हैं ब्रिटेन के, वो लोग भी कह रहे थे कि भाई हमें भी भारत में व्यापार करने दो, हमें भी भारत में व्यापार करना है। अब चूंकि यहाँ पर ब्रिटिश एक तरह से आप ही देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनियां, जितना हमने नाम देखा था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, इस तरह से जो नाम था ये लोग कर रहे हैं। इनके अलावा बाकी लोग भी चाह रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1694 ईस्वी में 1694 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद ने क्या करा, एक अधिनियम पारित कर दिया, एक एक्ट पारित कर दिया, एक अधिनियम पारित किया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों को अभी कुछ भी नहीं मालूम है इस बारे में कि अधिनियम वगैरह क्या होते हैं। देखो, आप एक बात ध्यान रखना, ये संसद होती है ना, ये जिसे आप अंग्रेजी में अपनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। अगर मैं आज के संबंध में इस बात को बताऊं तो इसमें आती है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों चीजें मिलकर कहलाती है पार्लियामेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मान लो कोई नियम बनाना है हमारे भारत के लिए। आज की डेट में मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाह रहा हूँ। आज की तारीख में मानो भारत में कोई नियम बनाना है, तो वो नियम कैसे बनेगा। अब एक काम करो, एक कागज में उस नियम को लिखो कि भाई हम फलाना नियम भारत में लागू कराना चाह रहे हैं। ठीक है, अब क्या करा जाएगा, इस कागज को ध्यान से सुनिएगा, इस कागज को कहाँ प्रोड्यूस किया जाएगा, लाया जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक है, और जब तक ये कागज है इसे हम क्या कहते हैं, विधेयक। क्या कहते हैं साथियों, विधेयक, या इंग्लिश में इसको आप कहते हैं बिल। आपने कई बार सुना होगा कि लोकसभा में ये वाला बिल इंट्रोड्यूस किया गया, राज्यसभा में ये वाला बिल इंट्रोड्यूस किया गया, 3 तलाक का बिल इंट्रोड्यूस हुआ, समझ रहे, इस तरह से आपने देखे होंगे। तो कोई भी कानून बनाना होता है, पहले वो कच्चे कागज में होता है, उसे इस संसद में प्रोड्यूस किया जाता है, उसके ऊपर चर्चा होती है, उसके ऊपर वोटिंग होती है। मान लेते हैं सबसे पहले ये कानून बनाने के लिए कहाँ गया, लोकसभा में। लोकसभा में इसके ऊपर बहस हुई। यहाँ पर सामान्य मत, मतलब जितने लोग हैं उनसे 50% + 1, मतलब समझ लो कि अगर 500 लोग हैं तो 250 + 1 लोग अगर इसमें हाँ बोल देते हैं कि हाँ भैया ये जो कानून ला रहे हैं ये लिख करके ये हमें सही लगता है, इसे बन जाना चाहिए, तो ये यहाँ से क्या माना जाता है, पारित, मतलब यहाँ से ये पास हो गया है, ऐसा माना जाता है विधेयक या बिल। अब यहाँ से जाएगा दूसरे सदन में, दूसरा सदन मतलब राज्यसभा में। राज्यसभा में भी इसके ऊपर क्या होगी, अब वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर सामान्य मत वाला वो है, मतलब 50% + 1, तो यहाँ से भी ये पास हो जाएगा। यहाँ से पास होने के बाद ये जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास, और राष्ट्रपति महोदय अब इसी कागज को जो यहाँ हमने जिसे हम विधेयक बोल रहे हैं इसके ऊपर इसको देखेंगे और इस पे अपने क्या कर देंगे, सिग्नेचर। जो ही राष्ट्रपति महोदय इस पे अपने सिग्नेचर कर देंगे तो अब ये जो विधेयक है जिसे हम अभी तक विधेयक कहते हुए आ रहे हैं, ये अब विधेयक ना रह करके क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका अधिनियम। क्या बन जाएगा, अधिनियम। ये बन जाएगा आपका अधिनियम। और अंग्रेजी में ये बिल ना रह करके अब बन जाएगा आपका एक्ट, मतलब बन गया अब कानून। तो कोई भी कानून बनना होता है तो संसद में लाया जाता है, फिर से उसको वहाँ से पास किया जाता है और फिर वो एक कानून बन जाता है जो संपूर्ण उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन जिस भी नेशन की वो संसद है वहाँ वो लागू होगा। तो ठीक इसी तरह 1694 में ब्रिटेन की संसद ने एक अधिनियम पारित कर दिया है, एक कानून बना दिया है कि अब सिर्फ जो ये गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज वाली है, केवल यही भारत में व्यापार ना करे, इसके अलावा बाकी लोग भी यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। तो आप सभी को अच्छे से मालूम होगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि हमने पहले तो देखा था एक की आपकी लगभग 1600 में एक यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, या इसी को आप शॉर्ट में भी नहीं लिखते, हम इसको वही लिख देते हैं
जो था गवर्नर एंड इस तरह से जो लंबा सा नाम है, ठीक है। एक तो ये कंपनी यहाँ पर भारत में ऑलरेडी अपना ट्रेड या व्यापार कर रही है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब यहाँ पर जो ब्रिटेन के सामान्य नागरिक हैं, इन लोगों के लिए भी ब्रिटेन की संसद ने नियम दे दिया कि जाओ भाई तुम भी यहाँ पर व्यापार कर लो। तो इस कंपनी का नाम क्या था? इंग्लिश ट्रेडिंग टू द ईस्ट, या इसमें यहां पर ये भी है इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी टू द ईस्ट, ठीक है। इस नाम से ये कंपनी है। और ये कब आ जाती है? ध्यान से देखिएगा, ये आ जाती है 1698, लगभग मान के चल लो 98 साल या 100 साल बाद, क्योंकि यहाँ पर ये 1600 के आसपास आपने देखा था कि वहाँ पर ये गवर्नर एंड ये वाली जो कंपनी है ये आ जाती है। अब यहाँ पर ब्रिटेन के सामान्य लोग भी अपने को कह रहे थे कि हमें भी व्यापार करना है। इसी के लिए ब्रिटेन की संसद ने एक अधिनियम पारित करा जिसके तहत ये कंपनी भी अब स्थापित हो गई है 1698 में। अब दो कंपनियां हो गई भारत में, एक और एक ये, ठीक है। आ रही बात समझ में? जिस समय ये कंपनी भारत में आ रही है तो इस समय भारत में शासक कौन है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तो इस समय भारत में शासक कौन है औरंगजेब। और इस औरंगजेब ने भी इसको यहाँ पर अनुमति देने के लिए परमिशन प्रोवाइड करी गई थी, ठीक। अब एक ऑब्वियस सी बात है जो आप लोग समझ रहे होंगे, पूरा लिख लो क्या? गवर्नर एंड कंपनी, इस तरह से जो लंबा सा नाम है, ठीक है। एक कंपनी ये, दूसरी ये इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी टू द ईस्ट, जिसका अभी स्थापना हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? लड़ाई होना ही है। जब दोनों यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं तो दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाएगी, ठीक है। अब जब ये बात जाती है ब्रिटिश संसद में तो 1702 ईस्वी में ब्रिटिश संसद क्या करती है? ध्यान से देखिएगा, ब्रिटिश संसद क्या करती है? 1702 ईस्वी का अधिनियम निकालती है। अधिनियम आप सभी को मैंने समझा दिया भी है थोड़े रूप में। 1702 का अधिनियम निकालती है ब्रिटिश संसद। एक नया नियम बना रही है अब ब्रिटिश संसद 1702 में। अब ये नियम क्या है? इस नियम के तहत आप ये समझ लीजिए कि ये जो दोनों कंपनियां हैं, एक ये जो पहले से है और ये इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी टू द ईस्ट, इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, आपस में जोड़ दिया जाएगा। अब ये दोनों जोड़ करके एक बन गई हैं। आ रही बात समझ में? दोनों कंपनियों को एक जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। क्या करा गया इसमें? इसको एक कर दिया गया और इसका एक नाम रख दिया गया एक साथ। ये इंपॉर्टेंट नाम है, द यूनाइटेड एंड मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। आई बात समझ में? क्या बात समझ में आई? दो कंपनियां थी, दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी। 1702 ईस्वी में या 1702 का जो अधिनियम था, इसके तहत इन दोनों कंपनियों को एक बना दिया गया। नाम रखा गया द यूनाइटेड, यहाँ पर एक कंपनी लिखना भूल गया मैं, हाँ, द यूनाइटेड कंपनी एंड मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक से अब ये एक सिंगल कंपनी बन गई है। दो अलग अलग ना रह करके ये सिंगल बन गई है। और इसी कंपनी को आगे चल करके हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आई बात समझ में आप सभी को? ठीक, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इसी को आगे चल के कहा गया। और आगे क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, आइए एक नज़र उन पर डालते हैं। 1698 से 99 ईस्वी में, इस समय के बीच में एक घटना होती है कि जो बंगाल का एक सूबेदार था, क्या था?
बंगाल का सूबेदार था एक, बंगाल का एक सूबेदार था जिसका नाम था अजीम मुसान। अजीम मुसान। इस अजीम मुसान से मात्र 1200 रुपये, मात्र 1200 रुपये वार्षिक पर अंग्रेजों ने 3 गांवों की ठेकेदारी अपने पास ले ली। 3 गांवों की ठेके अपने पास ले ली। ये 3 गांव कौन कौन से थे? यहाँ पर ही सही से लिख देते हैं इसको, 3 गांव। ठीक है, 3 गांवों की ठेकेदारी अपने पास ले ली। कौन कौन सा था भाई? पहला था सूती नूती, दूसरा था गोविंदपुर, और तीसरा था कालीकट, या जिसी को आगे चल के कलकत्ता कहा गया। तो 1698-99 में जो बंगाल का सूबेदार हुआ करता था अजीम मुसान, इससे एक फरमान प्राप्त करके अंग्रेजों ने मात्र 1200 रुपये में यहाँ के 3 गांव, बंगाल के 3 गांव सूती-नूती, गोविंदपुर और कालीकट नामक स्थान पर एक तरह से यहाँ की ठेकेदारी अपने पास रख ली। ये पूरा अब इनके अधीन आ चुका है, मात्र 1200 रुपये वार्षिक पे। आगे चल के एक और महत्वपूर्ण बात, 1699 ईस्वी का समय है। 1699 ईस्वी में क्या हुआ कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉब चारनॉक। जॉब चारनॉक। इस जॉब चारनॉक के द्वारा एक फोर्ट विलियम नामक किले की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? फोर्ट विलियम किले की। फोर्ट विलियम किले की इसने स्थापना करी, और ये कहाँ पर था? ये था हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे। क्लियर? 1699 में जॉब चारनॉक ने फोर्ट विलियम किले की स्थापना करी। ठीक है, आगे चलकर लगभग 1 साल बाद, दैट इज 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में चार्ल्स, इसको चार्ल्स आयर को इसी फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर बनाया गया। प्रथम गवर्नर फोर्ट विलियम का। क्लियर है बात? आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। बात की जाए 1700 की ही, तो इसी 1700 में एक और घटना होती है कि जिसमें मद्रास को कलकत्ता से अलग कर दिया गया। मद्रास को कलकत्ता से पृथक कर दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया। ठीक है, मद्रास को कलकत्ता से, कलकत्ता ही कह लो या बंगाल कह लो, एक ही बात है। इसको इससे अलग कर दिया गया। ठीक है, इतनी बार क्लियर है? तो आप लोग धीरे धीरे देख रहे होंगे समय समय पर क्या क्या घटनाएं घटने पे लगी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगर, तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमारे सामने एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी के तौर पे यहाँ पर आती है। समय है लगभग 1715 ईस्वी का। 1715 ईस्वी का समय है, और इस समय एक मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है फारूक सियर। क्या कहा मैंने? 1715 ईस्वी में एक मुगल बादशाह है जिसका नाम है फारूक सियर। इस फारूक सियर को एक बीमारी थी। कैसी बीमारी थी? मानसिक बीमारी थी। इसको एक मानसिक बीमारी थी। मानसिक बीमारी थी। किसको थी भाई? फारूक सियर को एक मानसिक बीमारी थी। तो इसी मानसिक
जो इसी मानसिक बीमारी के लिए अंग्रेजों की तरफ से एक डॉक्टर आया जो दिमाग का इलाज करता था। एक डॉक्टर आया जो दिमाग का इलाज करता था या खोपड़ी का इलाज करता था, और इसी डॉक्टर ने इस फारूक सियर को, जो मानसिक बीमारी है, इससे निजात दिलाया, इसको ठीक कर दिया इसकी ये बीमारी को। तो फारूक सियर क्या हो गया भाई? फारूक सियर हो गया खुश। अब भाई साहब जब खुश हो गए तो आपने पहले भी देखा था कि एक शाहसुजा था, उसकी जब एक स्त्री की किसी डॉक्टर ने, अंग्रेजी डॉक्टर ने इलाज करा था तो उसने 3,000 रुपये में बंगाल वार्षिक रूप से उनको प्रदान कर दिया था। अब यहाँ पर इस फारूक सियर का इलाज कर दिया गया है, मानसिक बीमारी थी, ठीक कर दिया डॉक्टर ने। ठीक है, डॉक्टर ने ठीक कर दिया। तो इस डॉक्टर का नाम जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये डॉक्टर था कौन, इसका नाम क्या था। तो डॉक्टर का नाम था आपका हैमिल्टन। क्या था भाई? हैमिल्टन। हैमिल्टन नाम के डॉक्टर ने फारूक सियर की दिमागी बीमारी का इलाज किया था। फारूक सियर बीमारी से ठीक हो गया, खुश हो गया। अब इसने क्या करा? इसने इससे भी बड़ी मूर्खता दिखा दी कि जो इससे पहले आपने देखा था एक शाहसुजा था, समझाया था मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कि एक शाहसुजा के पास एक स्त्री थी जिसकी बीमारी का इलाज एक डॉक्टर ने करा। तो इसने तो 3,000 रुपये में बंगाल दे रखा था अंग्रेजों को। अब जब इस फारूक सियर का इलाज हुआ तो इस फारूक सियर ने क्या करा? इस फारूक सियर ने एक अंग्रेजों के लिए एक और दस्तक नाम की चीज़ अलॉट कर दी। दस्तक नाम से एक आदेश या इनके लिए एक परमिट जारी कर दिया, या एक तरह से एक अप्रूवल दे दी इनको, जिसको दस्तक कहा गया। इस दस्तक का मतलब क्या था? जहाँ ये अभी 3,000 रुपये दे रहे थे ना, तो अब समझ लो अब कुछ भी नहीं देना है, अब सब फ्री में करो भाई बंगाल में। अब कोई वो नहीं है, मतलब कर मुक्त व्यापार करने का फरमान दे दिया इनको। अब आ रही बात समझ में? कर मुक्त व्यापार करने के लिए इनको अधिकार दे दिया। किसको? अंग्रेजों को, दस्तक के माध्यम से। किसने? फारूक सियर ने। आगे चल कर के और क्या क्या चीजें इनको मिल गई कि अंग्रेजों को बंबई में सिक्के ढालने का, मतलब सिक्के, मुद्रा बनाने का, ये अपने पैसे अब खुद बना सकते हैं, सिक्के डालने का अधिकार प्रदान कर दिया, सिक्के डालने का राइट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये सिक्के अब अंग्रेज बना रहे हैं, इन सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि नकली बोला जाएगा, पूरे वैलिड होंगे, संपूर्ण रूप से कार्य किए जाएंगे। और क्या क्या आया अंग्रेजों के फेवर में देखिए। इन्हीं के फेवर में आप ये मानिए कि जो पूरा सूरत है, गुजरात सूरत, ये इनको मात्र 10,000 रुपया, 10,000 रुपये के बदले में इन्हें यहाँ पर सारा व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। सारा व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। तो ये सब आप देख रहे हैं कि किस किस तरीके से यहाँ पर इन अंग्रेजों को, जब ये कोई बीमार हो रहा है, फारूक सियर नामक मुगल बादशाह, तो ये क्या कर रहा है? इसने अंग्रेजों से खुश होकर के उनको पूरा एक तरह से बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान कर दिया। और इस अधिकार के लिए उसने अपने एक आदेश जारी करेगा। राजा जारी कर रहा है तो भाई वो सरकारी आदेश हो गया, सरकार, क्योंकि उसी टाइम राजा की है। उसको क्या कहा गया? दस्तक कहा गया। इससे पहले जो था शाहसुजा, उसने 3,000 रुपये रखा हुआ था। बम्बई में इनको सिक्के ढालने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। अब मतलब जो पैसे हैं, जो मुद्रा है, अब वो अंग्रेज बना रहे हैं। आप इसी बात से अनुमान लगाइए कि कहाँ कोई ट्रेड करने आया था, व्यापार करने कंपनी आती है, धीमे धीमे करके आप ये यहाँ के लिए मुद्रा जनरेट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? चलिए, और क्या क्या चीज़ें थी जिसमें मैंने आपको बताया, सूरत में 10,000 रुपये के बदले सारा व्यापार करने की इनको अनुमति प्रदान कर दी गई थी। और जो ये दस्तक नाम से हमने ये पढ़ा यहाँ पर, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना, ये दस्तक, फ्री ट्रेड करने का राइट मिल गया बंगाल में अंग्रेजों को। तो इसी को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है भाई? मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा भी इसी को कहा जाता है। तो आप
ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्ना कार्टा क्या है या दस्तक क्या है तो दोनों एक ही चीज़ है। और ये मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दी थी? इतिहासकार ओम ने इस दस्तक को, जो दस्तक दिया गया है, जो ये सरकारी आदेश दिया गया किसकी तरफ से? फारूक सियर की तरफ से, अंग्रेजों के फेवर में कि भाई फ्री ऑफ टैक्स, कोई पैसा मत दो, मज़े से बंगाल में व्यापार करो, अब तुम्हारा ही है ये। आगे बात समझ लो। और ये जो इस तरह का जो ये दस्तक था, ये एक तरह से फर्स्ट टाइम कंपनी को इस तरह से कोई एक अथॉरिटी प्रोवाइड करी जा रही है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनी है। तो इसकी स्थापना के पीछे का जो एक मुख्य कारण बना जाता है वो ये दस्तक को ही माना जाता है। तो आपने ये चीज़ अच्छे से याद रखनी कि दस्तक जारी करने वाला कौन था? तो फारूक सियर था, है ना। और इसने क्यों करा था, कब करा था, वो सब आपने अच्छे से समझ लिया है। मैंने आपको मूल बात जो थी इसकी समझा दी। ठीक है, आई बात समझ में? मैं यहाँ पर शायद से मैंने लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूँ 1717 ईस्वी में। 17 मतलब खतरा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, इस 1717 में ही इस फारूक सियर ने इस अंग्रेजी डॉक्टर से, जिसने इसकी खोपड़ी का इलाज करा था, खुश होकर के इसने क्या बोलते हैं, दस्तक नाम का एक सरकारी आदेश अंग्रेजों के फेवर में कर दिया, जिससे कि अब अंग्रेज पूरे भारत या पूरे बंगाल में, जो मुख्यतः रूप से जो बंगाल है, जो बंगाल पे विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी टैक्स मजे से अपना व्यापार करो। और इसी दस्तक को इतिहासकार ओम ने मैग्ना कार्टा कहा गया। और इतिहास में अगर हम बात करें कि जो अंग्रेजों का शासन भारत में हो रहा है, उसके लिए जो एक प्रमुख भूमिका है, जो इतना बड़ा राइट है, आज तक कभी अंग्रेजों को नहीं मिला था, जो इस फारूक सियर नामक बेवकूफ़ ने अंग्रेजों को प्रोवाइड कर दिया। और इसी कारणवश, ध्यान सुनिएगा, इसी कारणवश इसी फारूक सियर को क्या कहा जाता है? घृणित कायर। क्या कहा जाता है? घृणित कायर। तो घृणित कायर जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? फारूक सियर के लिए। ठीक है, और कुछ और महत्वपूर्ण बातें कंपनी के विषय में, कि जो ये हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहे हैं, इस कंपनी को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम है जॉन कंपनी। जॉन कंपनी। जॉन कंपनी इज इक्वल टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों सेम ही हैं। आई बात समझ में? आगे आपको मेरी बात समझ में? ठीक है, अब इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, या हिंदी में मैं बोलूं कि मुख्यालय कहाँ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर था? ये था कलकत्ता में। ये था कलकत्ता में। क्लियर? आगे आपको बात समझ में? भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है, उस समय यहाँ पर कौन है? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की यहाँ पर स्थापना हो रही है, तो यहाँ पर का जो शासन है वो किसका है? अकबर का है। ठीक है, जो प्रथम व्यापारिक कोठी इन्होंने भारत में बनाई, व्यापारिक कारखाना कह लो। देखो, कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट होना अलग बात है, भारत में इन्होंने कोई एक अपनी फैक्ट्री बना दी, वो महत्वपूर्ण बात है। जब इन्होंने भारत में अपना प्रथम व्यापारिक कोठी बनाया, तो उस समय यहां पर शासक कौन था? यहां पर शासक था आपका जहांगीर। ठीक है, सवाल देखो ये भी बन सकता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक कारखाने का जब निर्माण किया गया, तो उस समय किसका शासन था? लिख देगा अकबर, जहांगीर, जो भी नाम है आगे, समझ रहे हो? तो आपने जहांगीर पे अपना करना है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने आज की कक्षा में देखी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या भारत में अंग्रेजों का आगमन को लेकर कुछ बेसिक बात आपको बता दूं कि जो ये अंग्रेज थे, ये भारत में यहाँ पर इनका जो मेन टारगेट था वो था बंगाल। क्योंकि बंगाल अगर मैं बात करी जाए तो आज का बंगाल वाली हिस्सा नहीं है, जैसा आज का बंगाल हम बोलते हैं। उस समय उसमें आपका लगभग बिहार आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है, वेस्ट बंगाल आ रहा है, आपका झारखंड भी उसी में आ रहा है। तो लगभग बहुत बड़ा एक तरह से आप प्रांत, प्रदेश, बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। और हर तरह से बंगाल की जो भूमि थी वो हर एंगल से उनके लिए फायदेमंद होती थी। और यहीं पर से इन्होंने अपना शासन शुरू करा था अंग्रेजों ने, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम कह रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 2 कंपनियों से मिलकर बना दी गई थी। ठीक है, तो वो आपने वीडियो में देखा होगा, मुझे उम्मीद है। नहीं देखा है तो पुनः एक बार वीडियो को रिवाइंड करें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। आपने वीडियो बार बार नहीं देखना है, मैं आपको
कह चुका हूँ कई बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। एक बार समझ लिया, दूसरी बार अगर समझने में अच्छा लगा है आपको तभी आप अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अपनी कहानी को, जो अपना इतिहास हम पढ़ रहे हैं अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से, जिसमें आपकी तमाम परीक्षाएं, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, उत्तराखंड के अंतर्गत होने वाली तमाम परीक्षाएं, PCS लेवल तक की जितनी भी परीक्षाएं हैं आपकी सभी इसी में से हो जानी है। और पुलिस की तो मुख्यतः रूप से, अगर आपने इतिहास या जो भी विषय हम पढ़ाने वाले हैं आपने अगर हमसे तैयारी करी है तो निश्चित तौर पे आपका जो परिणाम है परीक्षाओं में चयन होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आज के लिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे इसके अगले के भाग में। धन्यवाद।